नमस्कार। मिस्र की कला के ऊपर आज हमारा विषय है। आज हम बात करेंगे और उम्मीद है विद्यार्थियों को हमारे लेक्चर निरंतरता में, जैसे परीक्षा का समय आ रहा है तो अब और विशेष रूप से पसंद आएगा, उनकी ज़रूरतें भी पूरी होगी। तो आज के हमारे लेक्चर का मुख्य विषय है प्राचीन मिस्र की कला। मिस्र की कला का अध्ययन तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसके लंबे समय विस्तार को ध्यान में न रखा जाए जिसमें कि यह कला विकसित हुई है। एक बहुत बड़े कालखंड के अंदर मिस्र की कला का विकास हुआ है। प्रत्येक राजवंश के द्वारा विभिन्न कालखंड में यहाँ पिरामिड, मकबरा, वास्तु, मूर्तिकला, चित्रकला आदि की अनेक प्रकार से उन्नति हुई। आज मिस्र की कला के अंतर्गत प्रथम भाग के इस लेक्चर में हम मिस्र की चित्रकला के बारे में जानेंगे। सेकेंड पार्ट में मुख्य वास्तु, पिरामिड और मूर्तिकला के बारे में बात होगी। तो शुरू करते हैं। पाषाण युगीन गुफा चित्रकला को छोड़कर यह मुख्य रूप से राजकीय कला रही है। मिस्र के राजा को फराव कहते थे और विभिन्न काल के फराव के शासन में वहाँ की कला ने विकास का रास्ता तय किया। इसके अतिरिक्त थीब्स और मेम्फिस जैसे बड़े नगरों में भी कलाकारों ने विशाल चित्रशालाएं बना रखी थी। सम्राटों का अनुकरण करने वाले स्थानीय जो शासन के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वे कलाकारों के संग रह करके उनकी कलाकृतियां बना करके अपनी संतुष्टि प्राप्त करते थे। वो कलाकारों की रक्षा भी इस प्रकार से होती थी। तो उनके अंदर में भी एक प्रवृत्ति हुआ करती थी कि हम राजाओं की तरह व्यवहार करें और कलाकारों को संरक्षित करें। तो प्रत्येक नगर में भी एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था जो एक प्रकार से संग्रहालय का कार्य करता था। वहाँ पे अनेक चीज़ें, वस्तुएं, कलाकृतियाँ संग्रह हुआ करती थी। इसमें अनेक प्रकार के वस्त्र, आभूषण और कलाकृतियाँ संग्रहित होती थी। ऊंचे अधिकारी अपने लिए शानदार समाधियाँ बनवाया करते थे। यह समाधि भी किसी दरबार के वैभव से कम नहीं होते थे। बहुत ही लाजवाब तरीके से इन समाधियों का निर्माण किया गया है। नील नदी के किनारे विकसित हुई इस सभ्यता के अंतर्गत वहाँ की बनी हुई समाधियाँ आज भी ऐश्वर्य की मौन गाथा कह रही है। मिस्र की कला में रंगों का एकदम सपाट प्रयोग किया गया है। यहाँ परिप्रेक्ष्य, दृष्टिभ्रम के प्रभाव इत्यादि उत्पन्न नहीं करती। छाया, प्रकाश या रंगों से गहराई का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाया गया है क्योंकि यहाँ सपाट रंग प्रयोग किए गए। मिस्र कलाकार ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धरातल को एक साथ भी चित्रित किया। उद्यानों, तालाबों आदि को भी आयत अथवा वर्ग के रूप में अंकित किया गया है। मानव आकृतियां सीधी खड़ी हुई अथवा पार्श्व मुद्रा में बनाई गई है। आगे पीछे की आकृतियां नीचे ऊपर तिरछे क्रम में अंकित रहती हैं। आकृति की मुख्य विशेषताएं ही चित्रों में रंगों द्वारा निर्मित की गई है। मिस्र देश के कलाकारों ने निकट और दूर की मनुष्य आकृतियां परिप्रेक्ष्य के बजाय महत्व के अनुसार छोटी या बड़ी चित्रित की है। ध्यान देंगे, यहाँ परिप्रेक्ष्य के अनुसार छोटी बड़ी नहीं हुई है बल्कि आकृतियों के महत्व के अनुसार छोटी या बड़ी चित्रित की गई है। यानी राजा की आकृति है या फिर देवता की आकृति है, इन सब की आकृतियों में किसका महत्व ज़्यादा है उसे बड़ा रूप दिया गया, बाकी जो कम महत्व की आकृतियाँ उसको छोटे आकार में बनाया। देवता, राजा और सामंत को वर्गों में भी विभक्त किया गया। उनकी आकृतियों के माप में भी विभिन्नता दिखती है। पशु प्रायः पार्श्व मुद्रा में बनाए गए जिससे इन्हें सरलता से पहचाना जा सके। फिर भी इन्हें वास्तविक रूप में नहीं चित्रित किया गया है बल्कि पक्षी को उड़ते हुए, फुदकते हुए तथा पंख बंद करके नीचे उतरते हुए बनाए गए हैं। वृषभ गर्दन मोड़कर पीछे देखते हुए बनाए गए और तंग करने वाले बच्चों से दूर भागते हुए निर्मित किए गए तथा पशुओं के द्वंद्व युद्ध भी यहाँ चित्रों में मिलते हैं। मनुष्य का सिर पार्श्व स्थिति में, सम्मुख नेत्र, सम्मुख स्कंध और त्रिपार्श्व कटी और दोनों पैर पार्श्व स्थिति में बनाए गए हैं। कार्यरत व्यक्ति को साधारणतः एक स्कंध वाला ही दिखाया गया है। मिस्री कलाकार मनुष्य के चित्र में छाया का अंकन
बिना विकृति का सही सही अंकित कर सकते थे। वहाँ ऐसा 500 मुद्रा वाली मूर्तियों के रेखांकन से स्पष्ट ज्ञात होता है, फिर भी ऐसे चित्र बहुत कम बने। पंक्तिबद्ध व्यक्ति समूह चित्रित करने में सबसे आगे वाली आकृति बनाकर उसके पीछे समान आकार वाली अन्य आकृतियों के अग्रभाग का चित्रण कर दिया जाता था। पशुओं में गधों के कान, वृषभ के सींग और जलयानों के मस्तूल, सैनिकों के सिर सब एक ही तल पर चित्रित किए गए हैं। इसे मिस्र की कला की गलतियां या त्रुटियां नहीं समझिए, ये से त्रुटियां नहीं समझा जा सकता, क्योंकि मिस्र के कलाकार परिप्रेक्ष्य पर ध्यान नहीं देते थे और सभी रूपों को निर्धारित आकारों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते थे। जाति, लिंग तथा पद का भेद रंगों, आभूषण, वस्त्र तथा अन्य उपकरणों से भी इंगित किया गया है। ईश्वर का सिर भी पशु की तरह यहाँ बनाया गया। हाथोर देवी के सिर गाय का है या गाय का सींग पहने हुए उनको दिखाया गया है। सिर पर बाज पक्षी भी बैठे हुए दिखाया जाता था। हाथोर देवी प्रारंभ में गाय के प्रतीक द्वारा भी अंकित की गई, बाद में गाय के सिर और सींग के साथ या केवल स्त्री के रूप में भी इसे चित्रित किया गया है। इसे होरस की जननी भी मानते हैं। इससे ओसिरस और आइसिस दो देव संतान हैं। इन दोनों में से आइसिस की माता होने का गौरव प्राप्त है। कुछ चित्रकारों ने आइसिस के सिर पर भी सिंग दिखाए हैं। ऐसी मान्यता रही है कि मरने पर मृत आत्माओं को अन्य लोक तक पहुंचने के समय तक हथौरा देवी उन्हें अपना दूध पिलाती रहती हैं और उन्हें परलोक तक जाने का सामर्थ्य प्रदान करती हैं। चंद्रमा का सिर भी बाज पक्षी के समान चित्रकारों ने बनाया है, जिसके ऊपर मुकुट के भांति पूर्ण चंद्रमा या बाल चंद्रमा सुशोभित है। सूर्य को फिनिक्स पक्षी से दिखाया गया है, जिसके सिर पर सूर्य बना हुआ है। आइसिस देवी के सिर पर कुर्सी की आकृति बनी है और उसके हाथ हवा में फैले हुए बनाए गए हैं। हजारों वर्ष तक अपरिवर्तित रहकर निरंतर यही रूप चित्रित होते रहे हैं। बाज पक्षी के रूप में होरस देवता, जो आकाश के देवता माने गए हैं, उनका चित्रण मिलता है। होरस फेराओं के रक्षक भी माने जाते हैं और मुकुट के पीछे अथवा ऊपर होरस का चित्र भी बनाया हुआ मिलता है। कुछ स्मारकों में प्रतिमाओं को उत्कीर्ण किए बिना ही दीवारों पर चित्रांकन किया गया है। यहाँ बिना पकाई ईंटों और साधारण किस्म के पत्थर की भित्ति पर प्लास्टर चढ़ाकर चित्रांकन हुआ है। पत्थर से निर्मित अन्य स्मारकों में पहले भित्ति को समतल किया गया, फिर उस पर मोटा और चिकना मुलायम प्लास्टर करके काले रंगों में भिगाए गए सूत को छापकर आड़ी रेखाओं द्वारा क्षेत्र खंडित कर विभक्त किया गया। इनमें अनेक खड़ी रेखाएं खींची गई है, जो आकृति चित्रण का आधार रही है। कहीं कहीं वर्ग भी बनाए गए हैं। चित्रकार के पास एक आरंभिक चित्र हुआ करता था, प्रायः वो उसी की प्रतिकृति वो उसे दीवार पर बनानी होती थी। मिस्र की कला प्रधानतः पिरामिडों, रंगी हुई मूर्तियों, रंगीन रिलीफ चित्रों तथा अन्य लाक्षणिक रूपों से संबंधित रही है, जिनमें रंगों का भी प्रयोग मिलता है। भित्ति चित्र बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध हैं। ज़्यादातर लीलेन कपड़े पर बनाए गए चित्र ही मिलते हैं। सबसे प्राचीन उदाहरण गैबलिन वस्त्र का टुकड़ा मिला है यहाँ पर। इसका और जो चित्रित का उदाहरण है वह है गैंडे का शिकार दृश्य। भित्ति चित्रों का उदाहरण परवर्ती काल के ही मिलते हैं। पेपायरस नामक वृक्ष की छाल पर धार्मिक ग्रंथ इनके लिखे जाते थे, जिन्हें मृतकों की पुस्तक कहते हैं। द बुक ऑफ डेड के नाम से यह विख्यात है। आप इसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। शासकों के शव के साथ इस पुस्तक को भी दफन कर दिया जाता था और ऐसी कई पुस्तकों में मृत्यु के पश्चात के जीवन का चित्रण हुआ है, ऐसा मिलता है। उदाहरण में आत्मा का दूसरे लोक में प्रवेश चित्र, मृत व्यक्ति का हृदय तोला जाना इत्यादि चित्र मिलते हैं। मिस्र कला की आविष्कारक प्रवृत्ति, इसकी विविधता और प्राणवत्ता
हमें आश्चर्यजनक रूप से अभिभूत करती है। रंग योजना और तकनीक इसकी क्या है, थोड़ा हम इसको जानें। मिस्र के कलाकारों ने जो आकृतियां बनाई है उनमें आकृति चित्रण की रेखाएं प्रायः दृढ़ और निश्चित है। इनमें कहीं कहीं सुधार भी किया गया है, कभी कभी बिंदुमय रेखाओं से भी चित्रण कार्य हुआ। चित्र रंगने के पश्चात लाल या काले रंग से बाहरी रेखाओं का भी निर्माण किया गया है। मिस्र की कला में जिन रंगों का प्रयोग हुआ है वह वहाँ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। खनिज लौह जनित लाल व पीले, नीले पत्थर से प्राप्त इंद्रनील, तांबे से प्राप्त नीला और हरा, श्वेत तथा काले रंगों का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। प्रत्येक वस्तु के रंग परंपरा से ही निश्चित किए गए हैं। लाल तथा पीले रंग से पुरुषों और स्त्रियों के रंगों में भी भेद किया गया है। पानी को नीले रंग से तथा वनस्पति को हरे रंग से चित्रित किए गए हैं। रंगों को बारीक पीसकर पानी और तथा गोंद के साथ मिलाकर लगाया जाता था। खजूर की डंडी को कुचलकर उसका प्रयोग ब्रश या तुलिका के रूप में करते थे। हल्के भूरे अथवा नीले रंग की पृष्ठभूमि में चमकदार रंगों से आकृतियों को स्पष्टता और प्रौढ़ता से उभारा गया है। छाया प्रकाश की पद्धति का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। प्रायः लाल रंग से पुरुष शरीर की आकृति को और पीले रंग से नारी के शरीर को रंगा गया। नीले, हरे, श्वेत तथा काले रंग से विभिन्न पशु, पक्षी तथा अन्य प्राकृतिक अवयव को रंगा गया। प्रत्येक रंग अब अनेक रंगतों में कलाकार बनाते थे। समय तथा जलवायु के प्रभाव से यह रंग उखड़ गए, फिर भी कहीं कहीं इनके अवशेष मिल जाते हैं। यहाँ के वास्तुशिल्पी, मूर्तिकार, चित्रकार, पाषाण शिल्पी एवं आभूषण निर्माता विदेशी आदर्श का आश्रय लिए बिना ही अद्वितीय रूपों से कला सृजन में सफल हुए हैं। मिस्र की कला के क्षेत्र में मिस्रवासी यूनानियों से स्पर्धा करते हुए अन्य समस्त प्राचीन कला रूपों को पीछे छोड़ देते हैं। पिरामिड और भवन, मूर्ति और चित्र सभी में मिस्र के कलाकारों ने कुशलता तथा अनेक प्रकार की विचित्र आकृतियों में शैलीगत मौलिकता का परिचय दिया है। नील नदी घाटी की मिस्र की कला, पीली नदी घाटी की चीन देश की कला और सिंधु घाटी सभ्यता की भारतीय प्रागैतिहासिक कला के कुछ रूप अंधविश्वासों, अंतिम संस्कार और पूजा आदि से संबंधित रहे हैं। यह आकाशीय शक्तियों, नक्षत्रों, ऋतुओं और जन्म मृत्यु के विचारों तथा मान्यताओं से जुड़े रहे हैं। इन कलाओं में नैतिकता, विज्ञान और दर्शन तीनों के आरंभिक रूप प्राप्त होते हैं। इन सभ्यताओं के विकास करने वाली जातियों ने अपने प्रथम ज्ञानोदय में सृष्टि के रहस्यों को शाश्वत और नियम समझ लिया था। जब इन सभ्यता के लोग जो थे उन्होंने प्रथमतः जो ज्ञान प्राप्त किए थे, जो ज्ञानी हुए थे, उन्हीं लोगों ने सृष्टि के प्रारंभिक रहस्य के शाश्वत नियम को समझ लिए थे। और इस प्रकार मिस्र की कला अपनी अलौकिकता, रोचकता और अंधविश्वास के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने केवल मिस्र की चित्रकला के कुछ विशेष बिंबों को, उसकी विशेषताओं को बताया है। दूसरे वीडियो में मैं इसके वास्तुकला और पिरामिड के विषय में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले अपने विद्यार्थियों से कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसी सूचना है कि जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो हमारे लेक्चर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ताकि हमारे लेक्चर जो आपके फ्यूचर के लिए यूज़फुल हैं आपको मिलते रहें और आप उसका लाभ लेकर अपने अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करें। धन्यवाद, नमस्कार।